आज हम बात करने जा रहे हैं देश के उस स्वतंत्रता सेनानी की जिसने 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाने वाले एक नौजवान की जिसने आज़ादी की ऐसी आग जगाई जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। नाम है शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1960 को पंजाब के लालपुर जिले के बंगा नामक गांव में एक सिख परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने के कारण जेल की सजा काट रहे थे। इनका पूरा परिवार भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए भगत सिंह का बचपन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गुजरा। भगत सिंह अपनी मां विद्यापति कौर की आंखों का तारा हुआ करते थे। इन्होंने अपनी माता से बुद्धि, कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान जैसे गुण सीखे तथा भगत सिंह ने अपने स्वतंत्रता सेनानी पिता से प्रेरित होते हुए इन्होंने अपने अंदर साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना को विकसित किया। जब उनकी शिक्षा दीक्षा की बारी आई तो कुछ वर्ष तक एक गांव की स्कूल में पढ़ने के बाद जब इन्होंने लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत के स्कूल में दाखिला लेने से मना कर दिया और अपना दाखिला आर्य समाज द्वारा संचालित लाहौर की एक एंग्लो वैदिक स्कूल में लिया। भगत सिंह पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार और तेज हुआ करते थे। भगत सिंह के अध्ययन की रुचि सबसे ज़्यादा सोशल पॉलिटिकल की किताबों के प्रति ज़्यादा हुआ करती थी और यह कई देश विदेश की प्रसिद्ध किताबों का भी अध्ययन किया करते थे। इन्हें देश विदेश के सोशल पॉलिटिकल का ज्ञान हो चुका था। भगत सिंह के जीवन में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस भयानक नरसंहार से 12 वर्षीय भगत सिंह इतना आघात हुए कि वह अगले ही दिन पैदल अमृतसर की ओर चल पड़े। जलियांवाला बाग पहुंचते ही उन्होंने चारों तरफ खून से लथपथ लाशों को देखा। इसे देखकर उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ अत्यंत क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक बोतल में खून से भारी मिट्टी को भारत और वापस लाहौर आ गए और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भागने का प्रण लिया। कहा जाता है कि भगत सिंह महात्मा गांधी जी के सबसे बड़े प्रशंसक के रूप में जाने जाते थे। जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट की शुरुआत की तो भगत सिंह ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट को वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र साधन है। यहीं से शुरू होती है भगत सिंह के साहस और बलिदान की कहानी। लिए एक नज़र उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों पर डालते हैं। भगत सिंह की दोस्ती सुखदेव और भगवती से कॉलेज में हुई। उसे समय देश में आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी और अंग्रेजों का अत्याचार भारतीयों पर बढ़ता जा रहा था। इसे देखकर भगत सिंह ने अपने पढ़ाई छोड़ दी और खुद को स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह समर्पित कर दिया। जब उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश की तो वह अपने घर से भाग गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अगर उन्होंने गुलाम भारत में शादी की तो उनकी दुल्हन केवल मौत होगी। इसके बाद वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। साल 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी सदस्यता में कोई भारतीय नहीं था और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। जब आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक मार्च का नेतृत्व किया। पुलिस द्वारा बड़ी भीड़ को तितर बितर करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंसा हुई। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और लाला लाजपत राय पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया, जो घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने सोचा कि उन्हें लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गई होगी। जब यह मामला यूनाइटेड किंगडम की संसद में उठाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने लाला लाजपत राय की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। अब इनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के डीएवी स्कूल की चहारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे।
17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। फिर वे साइकिलों पर सवार होकर पहले से व्यवस्थित सुरक्षित घरों की ओर भाग गए। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और शहर के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को बंद कर दिया। सीआईडी ने लाहौर छोड़ने वाले सभी युवाओं पर नजर रखी। ये लोग अगले 2 दिनों तक छुपे रहे। 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव ने एचएसआरए के एक अन्य सदस्य भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी को मदद के लिए बुलाया और वह मदद प्रदान करने के लिए सहमत हो गईं। भगत सिंह और राजगुरु दोनों भरी हुई रिवाल्वर लेकर अगले दिन जल्दी घर से निकल गए। अंग्रेजी पोशाक पहने भगत सिंह ने अपने बाल कटवाए, अपनी दाढ़ी कटवाए और कटे हुए बालों के ऊपर टोपी पहनी। सिंह और दुर्गा भाभी एक जोड़े के रूप में गुजरे, जबकि राजगुरु ने उनके नौकर के रूप में उनका सामान उठाया। स्टेशन पर भगत सिंह टिकट खरीदते समय अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहे और तीनों अगली सुबह लाहौर से बठिंडा होते हुए कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पकड़ी और वह कलकत्ता चले गए। और 1 साल तक उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाई। दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट और गिरफ्तारी। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वैसवा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो, अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूं। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की, फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई और 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया। कार्यक्रम को 11 घंटे आगे बढ़ाया गया और तीनों को 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। लाहौर जेल में फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें ये सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एकाध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। इस तरह भारत माता की इस वीर सपूत को वीरगति प्राप्त हुई। परंतु उनका देश प्रेम, उनकी विचारधारा और उनके जज्बे की कहानी को आज भी भारत के कोने कोने में बड़ी ही उत्साह और गर्व के साथ गई जाती हैं। आज भी भारत की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। जय हिंद, जय भारत।